गाइस, मेरा नाम है सैंकी और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 2 ऑफ सोलो लेवलिंग, जिसका नाम है इफ आई हैड वन मोर चांस। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब तक की कहानी में हमने जाना कि किस तरीके से जिन्वो और उसके साथी कार्टन टेम्पल में फंस गए थे और आज के एपिसोड की कहानी वहां से आगे बढ़ती है। दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि जिन्वो और उसके साथी पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अभी उनके साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि जिन्वो बहुत गौर से गॉड की मूर्ति की ओर देख रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि जूही बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। ये जैसे ही जूही को संभालने की कोशिश करता है, उसके पास कैप्टन सोंग आते हैं और वह जिन्हों से कहते हैं कि उसने वक्त रहते उस मूर्ति की मूवमेंट का अंदाजा लगा के उन सबको मरने से बचा लिया। इसके बारे में उसे कैसे पता था? जिन्हों उनसे कहता है कि नहीं, उसे बस आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि कैप्टन सोंग का एक हाथ अलग हो चुका है। कैप्टन सोंग जिन्हों से अपनी आर्म की मरम पट्टी करवाते हैं और कहते हैं कि ये काम उन्हें जूही से करवाना चाहिए, पर वह बहुत ही कमजोर दिल की लड़की है। तभी तो एक बी रैंक हीलर होते हुए भी सिंपल रेड में ही भाग ले पाती है। कैप्टन बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बी रैंक मिशन में भाग लिया है और शायद ये उन्हें ए या एस रैंक का मिशन लगता है। कैप्टन कार्टन टेम्पल के नियमों को दोबारा दोहराते हैं, जिनमें पहला नियम है गॉड की पूजा करो, दूसरा नियम है गॉड की प्रशंसा करो, तीसरा नियम है गॉड में विश्वास रखो। और जो इन 3 नियमों का उल्लंघन करेगा वो इस मंदिर से बाहर जिंदा बच के नहीं जा सकता। जिनको कहता है कि इन नियमों में जिस गॉड का जिक्र किया जा रहा है वो शायद यही विशालकाय मूर्ति हो सकती है। दोस्तों, अगले सीन में हमें सीरीज का बैकग्राउंड थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि 10 साल पहले अचानक से हमारी धरती पर पोर्टल्स अपीयर होने लगे, जिन्हें हम गेट भी बोल सकते हैं। ये पोर्टल्स दूसरी डायमेंशन से जुड़े होते थे और इनके अचानक अपीयर होने के बाद हमारी धरती पर बहुत सारी असामान्य घटनाएं होने लगी। उदाहरण के लिए, इन गेट्स के अंदर डंजन्स में रहने वाले जादुई दैत्यों को मारने का जिम्मा हंटर्स का था, जिनकी शक्तियां जागृत तो हो चुकी थी, लेकिन एक बार अंदरूनी शक्ति जागृत होने के बाद वो हंटर्स की क्षमता में कोई बदलाव नहीं हो सकता था। दोस्तों, उन गेट्स की दूसरी तरफ बहुत सारे डरावने मॉन्स्टर्स थे, जिनकी धरती पर आने से तबाही हो सकती थी। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें जिन्वू की सिस्टर जिना के स्कूल का एक दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें वह अपनी क्लास में अपनी एक क्लासमेट से बात कर रही होती है। उसकी क्लासमेट उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना, और जिना बोलती है कि वह एक ई रैंक का हंटर है पर बहुत ही कमजोर है और अक्सर चोटिल होता रहता है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पर उसकी दोस्त बात को टाल देती है और धीरे से बोलती है अगर वह जिन्वू की जगह होती तो वो उसके जैसे हालत में नहीं पहुंचती। सीन कट होता है और हम फिर से टेंपल में पहुंचते हैं, जहां जिन्वू के ग्रुप का एक साथी, जिसने बहुत मेहनत के बाद एक बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, बिल्कुल बेचैन हो उठता है और वह बताता है कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है और वहां मंदिर से भागकर निकल जाएगा। कैप्टन सोंग और उसके साथी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मानता नहीं है और बड़ी तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी हम उस बड़ी विशालकाय मूर्ति की आंखों से एक लेजर नुमा आग की लपट निकलते हुए देखते हैं और यहाँ पर वो साथी तुरंत ही रोस्टेड लेग पीस हो जाता है। जिन्गू को एहसास होता है कि यह मूर्ति बहुत ही शक्तिशाली है और किसी भी समय उनको खत्म करने की ताकत रखती है, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि इस अब तक उन सबको खत्म नहीं किया गया है? यह मूर्ति की निश्चित ही उन सब जादुई दैत्यों से बहुत ही अलग है, जो बिल्कुल अंधाधुंध वार करते हैं। यह एहसास होते ही जिन्वू कैप्टन सोंग से पूछता है कि इस मंदिर का पहला नियम क्या है। कैप्टन बताते हैं कि पहला नियम है गॉड की पूजा करो। जिन्वू समझ जाता है कि इस डंजन के अपने नियम हैं और उन्हें नियम तोड़े बिना ही जिंदा बचकर बाहर निकलना होगा। जिन्वू अचानक से खड़ा हो जाता है और कैप्टन सुंग पूछते हैं कि वो ये सब क्या कर रहा है। जिन्वू को खड़ा होते ही देखकर मूर्ति की आंखों में एक तेज चमक आ जाती है, लेकिन उसके तुरंत झुकते ही हम उस चमक को गायब होता हुआ देख पाते हैं। जिन्वू पूरे जोर के साथ सबको कहता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मूर्ति के आगे तुरंत ही झुकना होगा, क्योंकि वह मूर्ति उनके सिरों के एक निश्चित ऊंचाई से नीचे रहने पर हमला नहीं करेगी। और यही मंदिर के पहले नियम का असली मतलब भी है। हिम और पार्क को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, पर कैप्टन सुंग की बात मानकर हम सबको झुकता हुआ देख पाते हैं। हिम के मन का यही सवाल आता है कि सिर्फ इतना करने से क्या उनकी जान बच जाएगी। सबके ऐसा करते ही हम मूर्ति के चेहरे पर एक डरावनी हंसी देख पाते हैं, पर वो मूर्ति किसी के ऊपर हमला नहीं करती। पार्क और अन्य साथी ये सब देखकर बेहद ही खुश हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। जिन्हों मन में ये सोचता है कि इतना जल्दी ये सब खत्म नहीं हो सकता। यहाँ हम जिन्हों की बात को तुरंत ही सच होता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि वह दैत्यकार मूर्ति एकदम से खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगती है। कैप्टन सुंग अब जिन्वू से पूछते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो मंदिर के दूसरे नियम का जिक्र करते हुए गॉड की प्रशंसा करने की बात करता है। यहाँ समस्या ये खड़ी होती है कि ऐसे किया कैसे जाए। उनके गुट का एक साथी कहता है कि वो पारंपरिक लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा है और जानता है कि गॉड की प्रशंसा कैसे की जाए। वह अपने शब्दों में उस मूर्तिनुमा गॉड की तारीफ करने लगता है, पर जिन्वू को एहसास होता है कि उनके साथी का गुणगान इस गॉड को खुश नहीं कर पाएगा और उसकी ये फीलिंग तब सच साबित हो जाती है जब वो मूर्ति बेहद ही बेरहमी से उसके साथी को अपने पैरों तले कुचल देती है। यहाँ देखकर सब लोग भागने लगते हैं और उनकी एक और साथी ऐसे ही पैरों में नीचे दबकर मर जाती है। कैप्टन सुंग सबको अलग अलग दिशा में भागने की सलाह देते हैं और सब ऐसा ही करते हैं। जिन्वू डरी हुई जोही के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रुक रखते हुए भागने लगता है। भागते भागते पार्क अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है, उसका कि वह उनका इंतजार कर रहे होंगे, और एक मूर्ति के पास जाकर उन्हें लगता है कि यह मूर्ति उन्हें सुरक्षित रख लेगी। लेकिन वो मूर्ति एक ही बार में पार्क के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट देती है और यह सीन देखने में बेहद ही दर्दनाक होता है। जिन्वू जूही के बारे में सोचता है कि वह उसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता और उसे जल्दी से जल्दी दूसरे क्लू को डिकोड करना ही होगा। इसी बीच में उनके एक और साथी की मौत होती है, जो कि मूर्ति के हमले में कुचल जाता है। जिन्वू देखता है कि वहां लगी मूर्तियों में से कई मूर्तियों के हाथ में हथियारों की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वह सबको चिल्लाकर ऐसी मूर्तियों के नीचे जाने को बोलता है। हर साथी एक एक मूर्ति के नीचे शरण लेता है और उनके ऐसा करने पर मूर्ति संगीत बजाने लगती है।
जिन्वू और जूही दोनों ऐसे ही एक मूर्ति के नीचे पहुंच जाते हैं, पर इस मूर्ति में कोई भी हलचल नहीं होती। जिन्वू समझ जाता है कि उन दोनों में से कोई एक ही मूर्ति के नीचे खड़ा रह सकता है और वह जूही को वहां खड़ा रहने को बोलकर दूसरी मूर्ति की ओर भागने लगता है। यहाँ हम उस विशालकाय गॉड को जिन्वू की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देख पाते हैं और वह अपने पैर से जिन्वू को कुचलने की पूरी कोशिश करती है और इस हमले में जिन्वू अपनी एक टांग से हाथ धो बैठता है। जिन्वू जैसे तैसे एक संगीत बजाने वाली मूर्ति तक पहुंचता है और वह गॉड शांत होकर अपने सिंहासन पर दोबारा बैठ जाता है। जूही अपनी पूरी ताकत लगाकर जिन्वू को हील करती है, जिससे वह खुद बेहद कमजोर हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि किम को लगता है कि कैप्टन सुंग के गलत निर्णय की वजह से ही वह सब लोग इस हालत में पहुंचे हैं और इसके साथ ही हम पूरे गुट को आपस में एक दूसरे को दोष लगाते हुए देख पाते हैं। कैप्टन सोंग पूरी गलती को अपने सर लेते हुए बोलते हैं कि उन्होंने ही फाइनल डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से वह लोग कार्टन टेम्पल के अंदर में दोबारा से हलचल होते हुए देख पाते हैं और वहां पर एक तेज भूकंप आता है। भूकंप के आते ही उस मंदिर के बीचों बीच 2 सर्कुलर लेयर्स के भीतर एक पत्थर उभर कर आता है और सब लोग विचार करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिन्होंने उन सबको बताता है कि यह एक बलि की वेदी है जहां बलिदान देकर गॉड को खुश किया जा सकता है। कैप्टन सोंग अपने जीवन का बलिदान देकर उन सबको बचाने का फैसला करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उनके वहां जाने पर पहली लेयर में एक फ्लेम जल उठती है। जिन्वू खुद उस बलि की वेदी की जांच करने का फैसला लेता है और उसके घायल शरीर को 2 साथी सहारा देकर कैप्टन सोंग के पास ले जाते हैं। उन तीनों सर्कल्स में जाते ही पहली लेयर में कई और फ्लेम्स जल उठती है। जिन्वू सोचता है कि अगर पोर्टल को खुले हुए 7 दिन बीत गए हैं तो दूसरी डायमेंशन के जादुई बीस्ट इस गेट को पार करके इंसानी दुनिया में जाएंगे और चारों तरफ तबाही का मंजर फैलने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि जिन्वू की बहन जीना अपनी मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करती है और अपने मॉम को अपने दिन के बारे में बताती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम दोबारा टेंपल का नजारा देखते हैं, जहां जिन्वू अपने गुट के बाकी साथियों से कहता है कि वो भी इस सर्कल के अंदर आ जाएं, तभी उन्हें पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। उन सबके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि सर्कल में बहुत चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स जल उठती हैं और एक दरवाजा खुल जाता है और साथ ही सारे हथियारबंद मूर्तियां उन लोगों की ओर तेजी से बढ़ने लगती हैं। जिन्वू को एहसास होता है कि यह बचपन में खेली गई एक गेम की तरह है, जिसमें जब तक वह मूर्तियों के साथ नजर से नजर मिलाकर रखेंगे उन मूर्तियों की चाल धीमी रहेगी और उसकी बात मानकर सब लोग ऐसा ही करते हैं। उनकी गुट की एक साथी बेहद ही घबरा उठती है और तेजी से भागते हुए उस दरवाजे के पार चली जाती है, जिसके सर्कल के बाहर जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है और दरवाजा हल्का सा बंद होता है। जिन्वू समझ जाता है कि यह दरवाजा एक ट्रैप है और टेंपल गॉड में उनके विश्वास की परीक्षा ले रहा है। ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है, जब यह फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो सब लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग सकते हैं। उन्हें बस अटैकर मूर्तियों से नजर मिलाकर रखनी है ताकि उनकी चाल धीमी रहे और फ्लेम्स बुझने का इंतजार करना है। किम के अनुसार फ्लेम्स के बुझने पर उनके यहाँ हमेशा के लिए कैद रह जाने की भी संभावना है। वह जिन्वू को धन्यवाद करता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन्वू इस मिशन में इतना मददगार होगा। तभी उनके ग्रुप का एक और साथी अपने डर पे काबू नहीं रख पाता और उस दरवाजे की ओर भाग जाता है। कैप्टन सोंग जिन्वू और जूही को भाग कर दरवाजा पार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक कोई एक व्यक्ति इस सर्कल के अंदर रहेगा वह द्वार बंद नहीं होगा। लेकिन जूही बेहद ही कमजोर हो चुकी है और बिल्कुल चल नहीं पाती। जिन्वू कैप्टन सोंग को जूही की जान बचाने के लिए कहता है, पर जूही तैयार नहीं होती। कैप्टन सोंग जूही को बेहोश कर देते हैं और द्वार के पार ले जाते हैं। जिन्वू अब यहाँ अकेला है और चारों तरफ से मूर्तियां उस तरफ बढ़ती हैं और उस पर वार करती हैं। वह मुकाबला करने का फैसला करता है और खुद को बार बार विश्वास दिलाता है कि वह खुद को मरने नहीं देगा। मूर्तियां बेदर्दी से उसके शरीर पर बार बार वार करते हुए उसको लहूलुहान कर देती हैं और उसके हाथ पैरों को उसके धड़ से अलग करने लगती हैं। उसे बलि की विधि पर पटक देती हैं और एक आखिरी बार होने से पहले जिन्वू सोचता है कि काश उसके पास एक जिंदगी जीने का एक और चांस और एक मौका होता। तभी एक मूर्ति उस पर जानलेवा वार करती है और साथ में हम आखिरी ब्लू फ्लेम को बुझता हुआ देख पाते हैं। यहाँ हमारी स्क्रीन पर एक सीक्रेट क्वेस्ट का नोटिफिकेशन अपीयर होता है, जिसको हम एक्सेप्ट होता हुआ देख पाते हैं। और दोस्तों, एपिसोड 2 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।